अच्छा, कभी तरह मिसरा वाले मुशायरे में शिरकत करने का, उसे सुनने का या वहाँ कोई गज़ल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो? मतलब हो सकता है ना कि आप शायर हों, या कभी कव्वाली सुनने का इत्तेफाक तो ज़रूर ही हुआ होगा। आपने कव्वाल के पीछे हमनवा देखे होंगे ना, जो कव्वाल बोलता है वो उसके पीछे बस बोली जाते हैं और तालियां बजाए जाते हैं। बयान ही तरह मिसरा का एक मुशायरा होता है। बयान ही तो खैर नहीं, ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन किसी हद तक मुमासिल भी है, जिसमें शायर मुशायरे के मुंतज़मीन तमाम शोरा को एक ज़मीन दे देते हैं, एक काफ़िया रदीफ़ दे देते हैं, और फिर सब शोरा ने उसी ज़मीन में, यानी उसी तर्ज में, उसी काफ़िए और उसी रदीफ़ के साथ अपना अपना कलाम लिख कर लाना होता है। एक ही काफ़िए रदीफ़ की, एक ही तर्ज की गज़लें तमाम शोरा लिख कर लाते हैं। यूँ इसको कहते हैं तरह मिसरा वाला मुशायरा, यानी जिसमें एक ख़ास पैटर्न पर ही सबको चलना होता है। जैसे कव्वाल एक पैटर्न तय करता है और फिर पूरी कव्वाली के दौरान उसके हमनवा उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे वही लफ्ज़ दोहराते जाते हैं और तालियां पीटते जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में जब से पाकिस्तान तकरीबन पैदा हुआ है, तब से जो असल कव्वाल है या तरह मिसरा वाले मुशायरे का मुंतज़िम है, वो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट है, और सियासतदान का किरदार सानवी है। वो उसके पीछे पीछे तालियां बजाने वाले, उसके मिसरे को आगे बढ़ाने वाले, उसके कहे हुए कलाम को कोरस में गाने वालों के सिवा बदकिस्मती से और कुछ भी नहीं है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने एक दो अल्फाज वो हर दौर में क्वाइन करती है और फिर पूरी कौम उस लफ्ज़ को लेकर भाग पड़ती है। आपको शायद ये जानकर या सुनकर हैरत हो, अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ को ज़्यादा अब नहीं पढ़ सके तो, कि ये जो नज़रिया पाकिस्तान का लफ्ज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में ना कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, ना कभी अल्लामा इकबाल ने बोला था। एक जनरल अली पटौदी साहब हुआ करते थे, वो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में DGISPR रहे हैं, और उन्होंने ये लफ्ज़ कॉइन किया था। हो सकता है उन्होंने जनरल ज़िया से सुना हो, लेकिन बहरहाल अवाम ने उनके मुंह से पहली बार ये लफ्ज़ सुना था, और फिर आज तक ये लफ्ज़ हमारे गिर्द हो गया है। कोई भी शख्स कोई भी बात कह दे तो आप उसको नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ करार देकर गद्दार करार दे सकते हैं। बारह, ये तो एक बार सबीले तस्करा बात थी। आजकल की इस्टेब्लिशमेंट ने इंडियन प्रॉक्सी का लफ्ज़ कॉइन किया है, और वो कहते हैं, पहले वो कहते थे कि वो जो बंदूक उठाने वाले हैं वो इंडियन प्रॉक्सी हैं, वो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं। चलिए, ये तो बात समझ में आती है, बिल्कुल है भी ऐसा ही। लेकिन फिर उन्होंने बताया हमें कि डॉक्टर मारंग बलोच भी इंडिया की प्रॉक्सी है। उसने कभी बंदूक नहीं उठाई, शायद उसे बंदूक चलाना भी ना आती हो, वो नारे लगाती है, वो तकरीर करती है, वो लिखती है, इसलिए उसका वो इंडियन प्रॉक्सी हो गई। बहरहाल, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त दायरे है सबसे बड़ी दुश्मन है, तो उसको भी तो किसी ना किसी तरह इंडियन प्रॉक्सी कहना ही था ना। 9 मई से इस्टेब्लिशमेंट हमें बता रही थी कि ये देखें, पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंचाना इंडिया का मकसद है, और यही मकसद इमरान खान का है, क्योंकि इसने GHQ पे, कोर कमांडर हाउस पे वगैरह वगैरह, यानी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। चुनाचे पास साबित हुआ कि ये इंडियन एजेंट है, लेकिन वो खुलकर नहीं बात कर रहे थे। इशारा ज़रूर दे जाते थे, मगर खुलकर दो टोक और साफ साफ लफ्ज़ों में नहीं कहते थे। जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, वो जब PIA से बैन हट गया इंग्लैंड के लिए परवाज़ों से, तो उन्होंने कहा कि ये गुलाम सरवर और इमरान खान ने मिलकर पाकिस्तान से दुश्मनी की जैसे इंडिया करता है, और ये इन्होंने PIA का यूरोप में सफ़र बैन करवा दिया वगैरह वगैरह। तो अब कल इख्तियार वली साहब भी मंजर आम पर नमूदार हुए थे, और उन्होंने दो टोक और साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में बात की। उन्होंने कोई DGISPR से लेके ख्वाजा आसिफ साहब तक कोई थोड़ी सी शर्म हया नहीं की, जैसे कि ये लोग कर लेते हैं। उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने कहा देखें, अच्छा वो कौड़ी बड़ी दूर की और बड़ी ज़बरदस्त लेकर आए। वो आपने शेर सुना होगा ना, मग्स को बाग में जाने ना दो, नाक खून परवाने का होगा। आजकल के ज़माने में तो ये शेर भी रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि अब केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ में सब कुछ बनता है। लेकिन उस ज़माने में होता ये था कि मग्स यानी कि शहद की मक्खी जाती थी बाग में, और वहाँ जाकर छत्ता बनाती थी, और फिर वो उसमें शहद देती थी। जब वो शहद पैदा कर लेती थी तो फिर उस पर इंसान हमला करता था और मक्खी को वहाँ से उड़ा देता था और शहद पर कब्ज़ा कर लेता था। और शहद पर कब्ज़ा करने के लिए वो करता ये था कि जब उसका छत्ता फारिग हो जाता था, खोखला हो जाता था, तो ज़ाहिर है वो मक्खी के तो किसी काम का नहीं रहता था, वो उस छत्ते को भी नहीं छोड़ता था।
फिर वो उस छत्ते से मोम बना लेता था, उसको पिघला कर मोम बना लेता था और उस मोम से मोमबत्ती बनती थी। मोमबत्ती को जलाया जाता था और जब मोमबत्ती जलती थी तो उसके गिर्द परवाना आता था, और जब वो परवाना मोमबत्ती के गिर्द फड़फड़ाता था तो आग लग जाने से वो मर भी जाया करता था। चुनांचे शायर ने कहा कि मग्स को बाग में जाने न दो, न खून परवाने का होगा। यानी मग्स में बाग में जाएगी, छत्ता बनाएगी और उससे मोम बनेगी और मोम से मोमबत्ती जलेगी, तो उसकी आग से कहीं परवाना मर ना जाए, इसलिए आप इलाज ये करो इसका कि शहद की मक्खी को ही बाग में ना जाने दो। बयान ही इख्तियार वली साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कौड़ी लेकर आए। उन्होंने कहा जी देखें बात क्या है, 5 अगस्त को 2019 में मोदी ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, जो इंडिया का आइन का आर्टिकल है 370 गालिबन, उसको ख़त्म किया और कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को ख़त्म करके उसको इंडिया के बाकी तमाम सूबों रियासतों की तरह एक सूबा करार दे दिया। चुनांचे इमरान खान ने भी 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है, बस साबित हुआ कि ये इंडिया का एजेंट है। कैसी कौड़ी है, कैसा ज़बरदस्त बात है। और उन्होंने कहा ये इंडियन प्रॉक्सी है असल में तहरीक इंसाफ, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। चुनांचे अब आप आने वाले दिनों में इस लफ्ज़ को तमाम नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को फॉलो करते हुए और बार बार इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंडियन प्रॉक्सी करार देते हुए सुनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है गंडापुर साहब को हुकूमत से हटाना है। उस वक्त भी इल्ज़ाम लगेगा कि ये इंडियन प्रॉक्सी है और उन्हें चुप करके जेल में डाल दिया जाएगा। मलिक अहमद बचर साहब को पंजाब असम्बली की अपोजिशन लीडर की कुर्सी से उठाना है, उस वक्त भी बताया जाएगा कि इनके ताने बाने तो जनाब इंडिया से मिले हुए थे, ये भी इंडियन प्रॉक्सी हैं, क्योंकि ये एहतजाज कर रहे थे, अपने मुल्क में नारे लगा रहे थे, तो ये इंडियन प्रॉक्सी हैं। और फिर कहा जाएगा कि उमर अयूब को तो खैर पहले ही 10-12 मुकदमात में उनकी ज़मानत कैंसिल हो गई है, लिहाजा उनको भी इंडियन प्रॉक्सी करार दे दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यूँ एक एक करके सब लोगों को ठिकाने लगाने के लिए उनको इंडियन एजेंट और गद्दार कहना अब आम हो गया है। और ये वही नून लीग है जिसके कायद नवाज़ शरीफ ने कहा था कि पहले मैं नज़रियाती नहीं था, अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ, और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ मैंने सुप्रीम कोर्ट जाके गलती की थी और हमें गद्दार और ये वाले एजेंट की कहानी अब छोड़ देनी चाहिए, हमें इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट जो काम खुद नहीं कर रही, नून लीग उससे 2 हाथ आगे बढ़कर गद्दार ही नहीं, अपने सियासी मुखालिफिन को इंडियन प्रॉक्सी तक करार दे रही है। चुनाचे जो हम नवा कर रहे हैं ये भूल गए हैं कि बारी इनकी भी आनी है, ये भूल गए हैं कि दुनिया गोल है, ये भूल गए हैं कि आज जिन लोगों को ये इंडियन प्रॉक्सी कह रहे हैं, अगर कल उनमें से कोई हुकूमत में आ गया तो इनके साथ क्या करेगा, ज़ाहिर है वो भी यही करेगा। और उसके नतीजे में शायद ये लोग सफ़र ना करें, जिस तरह अब 2-4 साल में शायद इमरान खान रिहा हो जाए, डॉक्टर यास्मीन रिहा हो जाए, शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाए, इसी तरह ये लोग भी 2-4 साल कैद रहकर या जिला वतन रहकर फिर वापस आ जाएंगे। पिस्ता कौन रहेगा? पाकिस्तान का आम आदमी, जिसको तरक्की करने का, मुल्क की मईशत के ठीक होने का, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का, मुल्क में एग्रीकल्चर को फ़रोग मिलने का मौका नहीं मिलेगा जब जो हुकूमत में आता रहेगा वो अपने मुखालिफ से लड़ने में मसरूफ़ रहेगा और अवाम इसी तरह रोते से सकते बिलकते रहेंगे।